नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग बजट में आगे कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया है बजट का, उसको आप लोग जा कर के ज़रूर देखें। बजट का लेक्चर 1 जो है वो बजट की हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। लेक्चर 2 जो है वो बजट जो करंट में बजट आया है 2021-22 का, उससे संबंधित है। इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बजट से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये, इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, बजट डिफिसिट क्या होता है आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ऑप्शन में देगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है ये, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बस ठीक करना होगा। ठीक है, इनका मतलब फार्मूला अगर पता है कैसे निकाला जाता है क्या होता है, आसानी से कर पाएंगे। बजटरी डिफिसिट या बजट डिफिसिट इसी को कहते हैं, बजटीय घाटा भी इसको बोलते हैं। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर जो होता है, बजट का जो कुल खर्चा है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो टोटल बजट की जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो घाटा हो जाता है, वही हमारा घाटा होता है। तो इसी को बोलते हैं बजट डिफिसिट। मतलब टोटल बजट एक्सपेंडिचर से टोटल बजट इनकम माइनस करते हैं तो ये निकल के आता है। दूसरा है रेवेन्यू डिफिसिट, जिसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा निकालने के लिए होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से टोटल रेवेन्यू इनकम माइनस करते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है, इसको मैं बता भी चुका हूँ फिर भी बता दूँ, जितना भी टैक्स से सरकार के पास इनकम होता है वो रेवेन्यू होता है। इसमें नॉन टैक्स इनकम भी शामिल होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब फीस, पेनल्टी, बैंक वगैरह का जो प्रॉफिट होता है, पीएसयू का प्रॉफिट, लोन, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टोटल रेवेन्यू से जो इनकम हो रही हो ज़्यादा, इनकम जो हो रही हो कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो निकल के आता है रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा इसी को बोलते हैं। तीसरा है फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजट डिफिसिट जो होता है, बजट डिफिसिट से जब जब बोरोइंग इन अदर लाइबिलिटी जोड़ देते हैं, बजट डिफिसिट में उधार लिया गया पैसा जब जोड़ देते हैं तो ये राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो और बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं। प्राइमरी डिफिसिट से फिजिकल डिफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार ने जो भी लोन लिया है, लोन लेती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्या सरकार भी लोन लेती है? यस। किससे लेती होगी? जैसे बॉन्ड वगैरह इशू करके कलेक्ट करना, आरबीआई से पैसा उधार लेना, अदर कंट्री, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा उधार लेना, एडीबी से पैसा उधार लेना, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो डिफिसिट हैं अच्छे से पता चल गया होगा आपको आसानी से। इसको रिवाइज करिए, बार बार अच्छे से याद करिए। अब टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, टैक्स क्या होता है? टैक्स सरकार के राजस्व का मुख्य हिस्सा होता है। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मुख्य हिस्सा होता है। कुछ देशों में टैक्स नहीं लगाए जाते हैं, अरब अरब देशों में, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन भारत एक मालूम है विकासशील देश है और भारत की ज़रूरतें ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट a person or organization pays directly to the entity that imposed. An individual taxpayer, for example, pays direct tax to the government, like, मतलब जब आप कोई टैक्स डायरेक्टली, कोई व्यक्ति जो है वो टैक्स जो है, ठीक है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई भी मीडिएटर नहीं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है जैसे। ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, बीच में कुछ भी मीडिएटर नहीं है, कोई लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन उसको टैक्स पे करना है, जैसे इनकम टैक्स। एक निश्चित इनकम के बाद आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। इसको हम एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे, कितनी इनकम पर कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो जैसे हम बात करते हैं जो एक निश्चित इनकम पर जो टैक्स होगा, जैसे मान लिया कि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होती तो 5% मान लो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 2.5 लाख तक तो कोई कुछ नहीं लगा, लेकिन 3 लाख मान लो इनकम है, तो इनकम एक्स्ट्रा जो हो रही होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। 50,000 एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, ठीक है, 2.5 लाख से 3 लाख में, तो जितना जितना भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा जितनी इनकम पर, वहाँ तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम जो होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स होता है, ये सीधे सरकार के पास जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्टली आपको पे करना होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी होती है उनको देना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी के संबंध में होता है, ये देना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो पूंजी पर जो लाभ होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं ये सारे, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स का जो मैंने बताया, इसको जान लेते हैं। जैसे 2.5 लाख इस बार का अगर हम बात करें, 2021-22 का जो बजट है हमारा, उसमें कौन कौन से टैक्स रखे गए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एज बिलो 60 ईयर, जिनकी एज 60 साल से कम है, उनके लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन भी दिए गए हैं, तो इनके लिए भी नील है, इनके लिए भी नील है। सीनियर सिटीजन जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज होती है, सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं जिनकी 80 वर्ष से ज़्यादा एज होती है। 2.5 लाख से 3 लाख तक इनको 5% देना है, यहाँ पे कुछ नहीं देना है, नील है। 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5% देना है, ये भी 5% देना है, यहाँ पे नील है। 5 लाख एक, ये 5 लाख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% देना है, यहाँ पे 20% देना है, इन्हें भी 20% देना है। यहाँ पे 10 लाख 10 लाख और इससे अधिक इनकम पर 30% देना है, इन्हें भी 30%, इन्हें भी 30% देना है। तो ये टैक्स स्लैब है इस बार की, ये इस बार की टैक्स स्लैब है, ठीक है। इसको रट लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से। इफ़ यू आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जेप्शन, बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, रूल हैं जहाँ पे आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं, टैक्स में छूट पा सकते हैं अपने खर्चे दिखा करके, अगर आप क्लेम करते हैं तो। अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लेम नहीं करते हैं तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख पर यहाँ पे 5%, 5 लाख 1 से 7 साढ़े 7 लाख पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 से 12 50 तक 20%, 12 50 से 15 तक 25%, और इसके बाद 30% लगेगा। तो आइए जानते हैं टैक्स में छूट कैसे पा सकता है कोई, कहाँ पे टैक्स रिबेट मिलता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसको आप याद कर लेंगे। टैक्स स्लैब इनकम की जितनी भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले आता है कि जो टैक्स छूट मिलती है 80C 80D और 80D में मिलती है। जब ITR दाखिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वहाँ पे हम अपने खर्चे दिखाते हैं कि कौन कौन से क्लॉज के अंतर्गत अपने खर्चे दिखा सकते हैं, कौन कौन से रूल के अंतर्गत अपने खर्चे दिखा करके हम अपनी जो टैक्स रिबेट है उसको पा सकते हैं, मतलब टैक्स में छूट पा सकते हैं। तो पहला है 80C, यू कैन क्लेम 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं छूट के लिए इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, अंडर दिस सेक्शन। तो कैसे कर सकते हैं, LIC की प्रीमियम दिखा सकते हैं, PPF में जमा कर सकते हैं, एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकते हैं पैसा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं बच्चे के नाम से, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा कर सकते हैं। तो कितना जो भी पैसा जमा कर रहे होंगे वो यहाँ पे खर्च के रूप में लिया जाएगा और वो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। जैसे मान लिया कि आपको 20,000 रुपये टैक्सेबल इनकम हो रही है, ठीक है। तो आपने LIC प्रीमियम दिखा दिया, 20,000 साल भर में आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये नहीं लगेगा टैक्स, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इधर ये खर्चा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जाता है और छूट पाई जाती है। तो ये हो गया आपका 80C। इसके बाद आता है 80D। Under this section, you can claim deduction against the premium payment you make a medical insurance. Under this section, you can claim 25,000 rupees for insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आप क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में, जो कि आपके नाम से होगा, आपके माता पिता के नाम से हो सकता है, आपके बच्चे के नाम से हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्लेम पाया जा सकता है, मतलब इसके अंतर्गत मेन पॉइंट क्या है, प्रीमियम आएगी, प्रीमियम का पेमेंट आता है, मेडिकल इंश्योरेंस आता है, या फिर आप पर जो आश्रित हैं उनका अगर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह चल रही है, कोई पॉलिसी वगैरह चल रही है, तो वो इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। तो ये होता है 80D, इसके अंतर्गत छूट मिलती है। 80G के अंतर्गत भी छूट मिलती है। यू कैन क्लेम डिडक्शन अगेंस्ट द डोनेशन, इसमें कुछ दान वगैरह दे करके छूट पाई जा सकती है राहत कोष वगैरह में, तो वो पैसा जो है वहाँ पे
आपका टैक्स अगर बन रहा होगा तो वो उसमें घट जाएगा। यू मेक इन फाइनेंशियल ईयर अंडर दिस सेक्शन 2000 रुपीज़ इन कैश, कैश के रूप में अगर पेमेंट करें तो कैश के रूप में केवल 2000 तक, बाकी चेक वगैरह के रूप में आप या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। तो 2000 तक यहाँ पे कैश के रूप में बोल रहा है, फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हैं इन कैश, अलाउड इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे 100% और 50% यू कैन क्लेम, मतलब जो भी टैक्स होगा उसका 100% या 50% के लिए क्लेम कर सकते हैं, व्हाट यू डोनेट बाई चेक, क्योंकि आपने चेक के द्वारा डोनेट किया है, चेक से जो डोनेट किया है उसके लिए 100% या 50% आप क्लेम के हकदार होते हैं, ठीक है। डोनेशन कहाँ कहाँ पे देते हैं, नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। यहाँ पे दान दिया जा सकता है और छूट पाई जा सकती है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छी ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आता है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सेल टैक्स। यहाँ पे देखिए टोल टैक्स अगर वो लिखा है तो टोल टैक्स, इसको हम काटते हैं यहाँ पे रोड टैक्स को, यहाँ पे लिखे टोल टैक्स। टोल टैक्स देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि आप जब रोड पर चलेंगे तभी टैक्स देना पड़ेगा आपको, रोड पर चलने के लिए ही टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना। तो वो सर्विस है, उसके बदले में आप पे कर रहे हैं, रोड पर चलना है तो आप पे कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा, टोल टैक्स, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रोड की जगह हम टोल टैक्स लिखेंगे और टोल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स का अर्थ आसानी भाषा में समझिए, पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, जो अपनी पॉकेट से पे करता है उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, आप एक बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा, उसमें मान लिया 2 रुपया टैक्स भी जुड़ा हुआ है, 10 रुपये का था उसमें 2 रुपया टैक्स भी है जीएसटी का, तो ये बेचने वाला कलेक्ट कर रहा है 2 रुपये बिल का, ये टैक्स सरकार के पास जाएगा, ठीक है। CGST और SGST, मान लिया 1 रुपया केंद्र को मिला, 1 रुपया राज्य सरकार को मिला, तो इस तरीके से ये टैक्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। ये चारों डिप्सिट जो बताया है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, 110%, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों, इसको ध्यान में रखना है अच्छे से। टैक्स जितने हैं इसको अच्छे से रट लेना है, एक नंबर में ये पूछ लेता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। टैक्स स्लैब मैंने बता दिया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। 80C 80D और 80D में 80G में छूट कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, ये बता दिया है मैंने। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के भी एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। सबसे मेन बात क्या है कि ये सारे लेक्चर आप अगर पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए पेड है, कोई इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं बताता है फ्री में, मैं फ्री में सारे लेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे ऐप हैं, सब्सक्राइब करो, उसके बाद फिर पेड करो, पेड बैच लो तभी सारा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बिना पेड किए फ्री में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।